और फ्रेंड्स, हम प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी कर रहे थे और उसी सीरीज़ में हम यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स का पेपर ले रहे थे प्रीवियस ईयर्स के। मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी करने के कई फ़ायदे हैं। एक तो हमारा रिवीजन हो जाता है, दूसरा हमें क्वेश्चंस का पैटर्न पता लग जाता है, तीसरा जो है कभी कभी जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, उसका बेनिफिट भी हमको मिल जाता है। और ये आपने देखा होगा यूपी टेट के 2022 को जो 23 जनवरी को पेपर हुआ है, उसमें कितने पेपर रिपीट हुए थे 2017 के यूपी टेट के एग्ज़ाम से। तो इसलिए फिर से प्रीवियस ईयर्स के पेपर स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। इसी सीरीज़ में हम आज यूजीसी नेट 2009 का जून का इकोनॉमिक्स का सेकंड पेपर ले गए हैं। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन एक तटस्थ वक्र विश्लेषण की मान्यता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? वो है ए, कमजोर अनुक्रम। क्योंकि इसमें जो है जो मान्यताएं हैं उसमें उपभोक्ता विवेकपूर्ण है, उपयोगिता का क्रमवाचक माप संभव है, अनधिमान वक्र प्रतिस्थापन की सीमांत दर की घटती हुई मान्यता पर आधारित है, उपभोक्ता को उन परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान है जिसमें वे व्यवहार कर रहा है, अनधिमान वक्र विश्लेषण नेबल क्रमबद्धता पर आधारित है, वीक ऑर्डरिंग पर आधारित है। अनिर्धान वक्र अधिमान के संबंध में सकर्मता तथा स्थिरता संबंध पर आधारित है, उपभोक्ता की कुल उपयोगिता उसके द्वारा उपभोग को जाने वाली वस्तुओं की कुल मात्रा पर निर्भर करती है। सेकंड क्वेश्चन है, रेखीय अधोमुखी मांग की रेखा पर लोच गुणांक का मूल्य बदलते हैं क्योंकि? इसका आंसर है ए। फिर है, निम्न अर्थशास्त्रियों को अल्पाधिकार सिद्धांत में उनके योगदान के संदर्भ में हमें कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो इसमें जो पहला है वो आएगा कूर्नो का, आएगा पहला। दूसरा है वो आएगा बर्ट्रेंड का। तीसरा है वो आएगा स्वीजी। और फोर्थ आएगा स्टेकलबर्ग। तो इसका आंसर है बी। फिर ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसका आंसर है बी। ई और आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या नहीं है। गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में कीमत में वृद्धि के कारण मांग में वृद्धि होगी जबकि कीमत में ह्रास होने पर मांग में ह्रास। इसका रीजन बताया, प्रत्येक कीमत परिवर्तन को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव में विभाजित किया जा सकता है। तो यानी कि दोनों कथन सही है लेकिन जो रीजन वो ठीक नहीं है। फिर है नेक्स्ट है, इसमें भी स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, सार्वजनिक वस्तुओं का अस्तित्व पर्यटन सिस्टम की प्राप्ति में बाधक है और रीजन बताया, सार्वजनिक वस्तु के प्राप्त सीमांत लाभ का मूल्यांकन व्यक्तियों के बीच भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? फिफ्थ का बी आंसर है इसका। दोनों सही है और लेकिन आर जो है वो ठीक नहीं है, रीजन है वो ठीक नहीं है। सिक्स्थ है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत सामयिक कोई प्राप्ति होती है जब? कब होती है? जब LMC इक्वल टू MR होता है। नेक्स्ट है, मार्क्स के वितरण के सिद्धांत में निम्न अनुपातों में से कौन एक लाभ के दर का प्रतिनिधित्व करता है? तो सेवेंथ का है आपका डी आंसर है इसका। मार्क्स के वितरण के सिद्धांत के अनुसार लाभ की दर अतिरिक्त मूल्य और कुल पूंजी मूल्य का अनुपात होता है। फिर है नेक्स्ट है, इसमें स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। एट्थ क्वेश्चन है, वैसी अर्थव्यवस्था जहां पूर्ण रोजगार स्तर से कम की स्थिति है वहां यह आवश्यक नहीं है कि क्राउडिंग आउट हो। मौद्रिक प्राधिकार एक ऐसे मौद्रिक नीति का समावेश कर सकते हैं जो उत्पादन विस्तार के साथ ब्याज दरों में वृद्धि से परहेज करता हो। जो इसमें एट्थ है, जो इसका जो आंसर होगा वो है बी। मतलब स्टेटमेंट दोनों ठीक है लेकिन जो रीजन है वो ठीक नहीं है। मौद्रिक नीति में किसी परिवर्तन के संचरण के संचालक का क्रम है। तो क्या है ये? सी, व्यय में सही उत्तर का इसमें चयन करना है, क्रम बताना है इसमें हमको। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट है,
कीन्स के प्रचलित सामान्यता के अंतर्गत ISLM मॉडल में सरकारी व्यय में वृद्धि के कारण, सरकारी व्यय में वृद्धि का कारण क्या है? आय बढ़ेगी तथा ब्याज की दर घटेगी। फिर है मूल फिलिप्स वक्र में निम्न में से दो में संबंध मानता है, किसमें संबंध मानता है? तो इसका आंसर है डी। इसका डी आंसर है फर्स्ट और थर्ड में। बेरोजगारी की दर, मौद्रिक मजदूरी में वृद्धि की दर। फिर है, आपको पता है ना फिलिप्स कर्व कैसा होता है? फिलिप्स कर्व होता है इस तरह का। तो यहाँ पे हम बेरोजगारी की का प्रतिशत लगाते हैं और यहाँ पे हम मजदूरी में परिवर्तन का प्रतिशत। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें स्टेटमेंट्स दिए हैं। ओकुन का नियम समष्टि आर्थिक नीति के लिए उपयोगी मार्गदर्शक है। रीजन बताया। ओकुन का नियम यह दर्शाता है कि एक विकास लक्ष्य कालेता में बेरोजगारी दर को प्रभावित करेगा। तो 12th है, 12th का आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। स्टेटमेंट दोनों ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो ठीक नहीं है। जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो कीमत स्तर में अनुपातिक वृद्धि होती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है आपका कीन्स का। फिर है, कीन्सियन अर्थव्यवस्था में निवेश मांग का निर्धारण किसके द्वारा होता है? इसमें पूछा गया है। तो 14 का जो आपका आंसर होगा बी होगा। यानी पूंजी की सीमांत क्षमता और निवेश की सीमांत क्षमता। फिर है, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक विकास का लक्षण नहीं है? तो 15 का आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। सकल राष्ट्रीय उत्पाद का बड़ा भाग प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त होना। 16वां क्वेश्चन है, एक देश में वास्तविक आर्थिक समृद्धि का दर वार्षिक प्रतिशत समृद्धि का द्योतक है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका है कि स्थिर कीमतों पर साधन लागत की GDP समृद्धि दर। फिर है, इसमें पूछा है कि जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उनमें से धारणीय विकास के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो इसमें आते हैं सेकंड और फोर्थ। आर्थिक विकास का एक प्रतिबंध जो बिना भविष्य की संभावना पर समझौता की वर्तमान आवश्यकता पूरा करता है। और जो फोर्थ है, विकास को पर्यावरण के अधः पतन पर विचार करता है। फिर है 18 क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट्स है दो। संचयी कार्यकारण संबंध एक विकासशील राष्ट्र के प्रक्षेपण की व्याख्या है। यह एक भौगोलिक द्वयात्मकता की परिकल्पना है। रीजन है, अनुग्रहित क्षेत्र में प्रसार का दूसरे क्षेत्रों में प्रतिवादी प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण क्षेत्रीय विषमताएं होती हैं। तो इसका जो आंसर है वो ए है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है और रीजन भी ठीक है। फिर है 19 क्वेश्चन है, UNDP द्वारा निर्मित मानव विकास सूचकांक निम्न में से कुछ जगहों पर आधारित है। तो वो कौन कौन से जगह हमको ये बताना है। तो इसका आंसर है बी। कौन कौन से जगह है? वो है स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्रय शक्ति द्वारा समर्जित प्रति व्यक्ति आय है और साक्षरता तथा नामांकन प्रतिशत है। 16 के दीर्घकालीन समृद्धि मॉडल में निम्न में से कौन सी एक मान्यता नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा 20 का आंसर है आपका बी। कीमत तथा मजदूरी स्थिर है। फिर है, संतुलित समृद्धि की मूल व्याख्या का संबंध है। मूल व्याख्या का संबंध किससे है? सभी क्षेत्रों में समान राशि का निवेश होना। फिर है आपका 22nd क्वेश्चन है, इसमें एक तरफ तो राइटर्स के नेम है और दूसरी तरफ है उनसे उन्होंने जो सिद्धांत और परिकल्पनाएं दी हैं वो है, उस पर हमें मैच मेकिंग करना है। तो जो गोडान आर है, इन्होंने कौन सा दिया है? प्रबल प्रयास, बिग पुश थ्योरी। और नेल्सन आर ने कौन सा दिया था? निम्न स्तर पर साम्य जाल, लो लेवल इक्विलिब्रियम ट्रैप। फिर हर्षमैन ए ने कौन सा दिया? असंतुलित समृद्धि यानी कि अनबैलेंस्ड ग्रोथ स्ट्रेटजी। और लेबेलस्टीन ने दिया था न्यूनतम क्रांतिक प्रयास।
क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट्स थीसिस। तो इसका आंसर है ए ऑप्शन है इसका आंसर। नेक्स्ट है, निवेश कसौटी में छाया कीमतें वैसी कीमतें हैं जो वस्तुओं तथा उत्पादन साधनों को सही एवं दुर्लभ कीमतों को दर्शाते हैं, यानी कि सी आंसर है इसका। प्रगतिशील कर वह है जिसमें कर भुगतान आय के प्रतिशत के रूप में बढ़ता है। नेक्स्ट है, ये है 25th क्वेश्चन है, राजकोषीय संतुलन को ठीक करने के लिए एक आवश्यक शर्त है, कौन सी है? वो है सार्वजनिक ऋण पर वास्तविक ब्याज दर जीडीपी विकास दर से कम हो। फिर है 26 है, 12वें वित्त आयोग ने अन्य अनुशंसाओं के अतिरिक्त विभाज्य केंद्रीय कर की शुद्ध प्राप्तियों में से राज्य के अंश को बढ़ाने की अनुशंसा की है। तो ये है आपका कितने प्रतिशत की है? 30.5%। नेक्स्ट है, भारत में राज्य सरकार को केंद्रीय सरकार द्वारा गैर योजना अनुदान दी जाती है, इनकी अनुशंसा पे दी जाती है। ये 27 का है, ये वित्त मंत्रालय। फिर है, अंतरण भुगतान एक ऐसा भुगतान है जो 28 है ये क्वेश्चन, वस्तुओं के रूप में सरकार द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए, सी आंसर है इसका। और 29 है, निम्न में से कौन एक भारत में केंद्र राज्य संबंधों के लिए समस्या नहीं उत्पन्न करते हैं? तो ये है, कुछ राज्य में कृषकों द्वारा आत्महत्या। नेक्स्ट है, अन्य बातें समान रहते हुए मुद्दा के अवमूल्यन होने से क्या होता है? अवमूल्यन करने वाले देश में निर्यात की कुल मात्रा में वृद्धि होगी तथा आयात की कुल मात्रा में कमी होगी। वर्तमान भारत में रुपये की पूर्ण परिवर्तनशीलता इनमें प्राप्त है, ये है सी ऑप्शन है इसका, चालू और पूंजी दोनों खाते पे, है ना। वर्तमान काल में विशेष आगण अधिकार एसडीआई का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाजार में इनके द्वारा निर्मित होता है, किसके द्वारा? चयनित परिवर्तनीय मुद्रा समूह का औसत मूल्य। फिर है 33 क्वेश्चन है, विश्व में देशों में अंतर क्षेत्रीय व्यापार का आकार इनके द्वारा व्यक्त किए जाते हैं, किसके द्वारा? ए और बी दोनों। हेक्स्टर-ओलिन और तुलनात्मक लागत, तुलनात्मक सिद्धांत किसने दिया था? रिकार्डो ने। फिर है, डोगन्स द्वारा किसी देश के व्यापार के आय शर्तों को इस प्रकार परिभाषित किया गया है, किसके? इसमें है डी ऑप्शन है इसका आंसर, डोगन्स का है ये, पीएक्स ओवर पीएम इंटू क्यूएक्स। फिर वर्तमान में यानी कि 2006 में इनमें से कौन एशिया समूह के पूर्ण रूपेण सदस्य नहीं है? तो 35 का है सी, भारत और पाकिस्तान। इसमें हमें जो है मैच करने हैं। तो 1966 में क्या हुआ था? 60वें दशक में रुपये का अवमूल्यन, और 1969 में एसडीआई का सृजन हुआ था। 1971 में ब्रेटन वुड्स व्यवस्था का विघटन हुआ था, और 1995 में डब्ल्यूटीओ का सृजन हुआ था। इसका आंसर है बी। फिर है 2003 में कुल कार्यशील जनशक्ति के संगठित क्षेत्र में रोजगार के प्रतिशत के रूप में इस प्रकार है। 37 का आपका जो आंसर होगा सी होगा, 20% से कम किंतु 15% से अधिक। फिर है 38 है, 2003 में जीडीआई के संदर्भ में भारत का यह स्थान था, कितना था? तो इसमें कोई इसका जो आंसर है वो कंफ्यूजिंग है, ये अगर आपको आता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत इनके लिए लागू किए गए हैं, किसके लिए? उपयुक्त सभी के लिए, यानी कि किसी दिए गए वर्ष में बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटने से रोकना, कृषकों के हितों की सुरक्षा करना, कृषकों को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट है, भारत में असंगठित क्षेत्र के लिए नई सामाजिक सुरक्षा योजना की शुरुआत इस वर्ष में की गई थी, किस वर्ष में की गई थी? 2004 में। फिर है 10वीं योजना के अनुमानों के आधार पर वर्ष 2007 में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? वो है आपका 35.9%। फिर है
तृतीय कार्यशील समूह 1998 के प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कुल मुद्रा पूर्ति को मापने के लिए निम्न में से कौन सा माप का प्रयोग किया गया? तो ये कौन सा किया गया? सी, M2 + M3। फिर है आपके ये स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन आ गए। किसी एक द्विपद वितरण के लिए निम्न सूचना दिए हैं, इसमें n = 60 है, p = 0.70 है, q = 0.30 है। तो इसमें पूछा है तब इसके वितरण के प्रसरण है, तो उसका आंसर है 12.6। फिर है 44 है, संख्याओं को ज्यामितीय माध्यम के बराबर होगा, किसके बराबर होगा? d, 0। फिर है 45 क्वेश्चन है, इसका आंसर है बी। 46 क्वेश्चन, एक बक्सा जिसमें 6 लाल, 4 उजले, 5 नीले गेंद थे, में से एक गेंद बेतरतीब ढंग से निकाला गया तो लाल गेंद नहीं निकलने की संभावना पूछी है। तो 46 का आपका आंसर है सी। फिर एक भारित कीमत सूचकांक जिसमें आधार वर्ष तथा दिए गए मात्राओं के अंकगणितीय औसत को इस रूप में भार माना जाता है। तो 47 का है आपका बी, मार्शल एजवर्थ सूचकांक। फिर है 48, निम्न में से जांच का प्रयोग जनसंख्या के दो माध्यों के बीच अंतर सार्थकता परीक्षण के लिए होता है, जबकि प्रसरण ज्ञात और बराबर है। 48 का है डी, टी जांच, टी टेस्ट होगा। ये 49 है, इसका आंसर है सी, 0। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, यदि x और y दो स्वतंत्र चर है तो उनका सह प्रसरण है, तो उनका सह प्रसरण कितना है? 0। तो फ्रेंड्स ये था आपका 2009 का यूजीसी नेट का जून का इकोनॉमिक्स का पेपर। अभी हम इसी सीरीज में और भी पेपर स्टडी करेंगे यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें।